जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे अब जानते हैं कि हम लगातार आपके लिए मैथ जो है आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, कांस्टेबल एंड एसआई के लिए आ रहे हैं। फ्रेंड्स, और मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये पार्ट आपका 14 है। इनके पहले पार्ट जो है 1 से लेकर पार्ट 13 तक हो चुके हैं। यदि आप उन पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप जाएंगे चैनल पर। जैसे आप चैनल को क्लिक करेंगे, चैनल को क्लिक करने के बाद आपको साइड में जो है प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। उन प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे ऊपर वहां पर रेलवे करके देखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड्स, सभी वीडियो का वहां पार्ट वाइज जो है अपलोड है, इसलिए आप सभी जाकर उन वीडियो को भी देखिएगा। सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहां से आज की क्लास का पहला प्रश्न। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसी चैनल पर आपको जो है यहाँ पर रीजनिंग का भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और रीजनिंग के साथ में जैसे रीजनिंग समाप्त होते हैं उसके बाद जीके और जीएस का भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी क्या कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास का पहला प्रश्न को देखते हैं कि आखिर में आज की क्लास का जो है पहला प्रश्न का क्या आंसर आएगा। तो देखो, ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। आप सभी ध्यान से प्रश्न को पहले पढ़िएगा। फ्रेंड्स, प्रश्न देखो क्या कह रहा है। किसी वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 300 रुपए है। यदि लाभ 25% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स, आप प्रश्न को समझिएगा। यहाँ पर बोला लाभ 25% है और यहाँ पर वस्तु का जो है लागत मूल्य, यानी कि लागत मूल्य का मतलब हुआ फ्रेंड्स क्रय मूल्य, और बिक्री मूल्य का मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य एसपी। दोनों का अंतर जो है 300 रुपए है। तो वस्तु का बिक्री मूल्य पूछा है, वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है कि आखिर में वस्तु को आपने कितने रुपए में बेचे हो। तो आप सबको यहाँ पर पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये लाभ है 25% का। अब देखो 25 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब होगा 100। तो ये 25 एकम 25, 25 चौक 100। यहाँ पर देखो ये 1/4 कितना बार में कटा, ये 1/4 बार में यहाँ से फ्रेंड्स कट हो गया। अब बात समझिएगा, आप यहाँ पर देखो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हो रहा है 25% का लाभ होता है। कहने का मतलब हुआ कि आप 4 रुपए में वस्तु को खरीदे। नीचे वाला फ्रेंड्स कुल मूल्य होता है। यदि आपने सीपी आपका 4 रुपए का वस्तु है और आपने वस्तु को कितना में बेच रहे हो, देखो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 1 का लाभ मिल रहा है। 1 का क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। इसका मतलब हुआ 4 की वस्तु था और आप 1 रुपए की लाभ कमा रहे हो, आप वस्तु को 5 रुपए में बेच रहे हो। वस्तु को कितने रुपए में फ्रेंड्स बेचते हो, 5 रुपए में। जब बोला इन दोनों के बीच का अंतर, यहाँ पर बोल रहा है फ्रेंड्स लागत मूल्य और बिक्री मूल्य बीच का अंतर जो है वो 300 रुपए के बराबर है। तो देखते हैं यहाँ पर अंतर कितना है इन दोनों का, 1 बराबर 300 होगा। 1 बराबर कितना होगा, 300 होगा। तो यहाँ पर पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य। तो फ्रेंड इनमें से वस्तु का विक्रय मूल्य आपका 5 होगा। जब 1 की वैल्यू 300 तो 5 की वैल्यू क्या होगा, आप 300 में 5 से गुना कर देंगे। जैसे 300 में 5 से गुना करेंगे तो 1500 आ जाएगा। अर्थात आपने उस वस्तु को कितने में खरीदे होंगे, तो 1500 में खरीदा होगा। यहां से विकल्प सी जो है सही जवाब बनेगा। विकल्प सी क्या बनेगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर बनेगा। और नहीं तो आप इन प्रश्न को इस तरह से भी बना सकते थे। जैसे यहाँ पर बोला ये 25% जो है लाभ है और इन दोनों का अंतर 300 रुपए के बराबर है। तो ये आपका 25% किसके इक्वल हो जाएगा, 25% 300 के बराबर होगा। तो 1% की वैल्यू क्या होगा, 1% की वैल्यू होगा 300/25 होगा। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे लाभ हो रहा है,
यदि कोई वस्तु लाभ हो 100 में से जुटेगा, और यदि किसी वस्तु पर हानि हो तो 100 में से घटेगा। तो लाभ हो रहा है तो यहाँ पर 125% होगा। अब 1% की वैल्यू आप लिखे हो 300/25 लिखे हो, तो 25% की वैल्यू 125 से इसमें गुणा कर देंगे, तो ये 25 पंचे 125 5 बार में कटेगा। 300 को आप 5 के साथ गुना कीजिएगा तो 1500। यहां से आपका बिक्री मूल्य जो आएगा 1500 आएगा फ्रेंड्स। विकल्प सी जो है सही जवाब होगा। उम्मीद करेंगे आप इन प्रश्न को बिल्कुल समझ चुके हो। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ के प्रश्न को उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 2। आप ध्यान से इन प्रश्नों को बनाइएगा और पहले आखिर में क्या कह रहा है प्रश्न। देखो कहता है क्रमानुसार 12% और 5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 209 रुपए में बेचा गया था, तो वस्तु की वास्तविक कीमत क्या थी। देखो जिस टाइम छूट दिया गया उस टाइम वस्तु को 209 रुपए में बेचा गया, लेकिन वस्तु का पहले कीमत क्या था वह जानना है फ्रेंड्स। तो नहीं पता है, मान लेते हैं वस्तु की कीमत पहले x था। वस्तु की कीमत पहले क्या था, x था। जब वस्तु की कीमत x था तो आपने 12% का छूट दिया। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए अपने आप में 100% होता है। 100 में यदि आप 12 का छूट दिया तो बचत कितना का हुआ 88, और प्रतिशत का मतलब है नीचे 100 आ जाएगा। फिर यहाँ से आप एक छूट दे रहे हो 5% का, तो यहाँ से बचत होगा 95/100 होगा, और ये किसके बराबर जाएगा, तो ये आप कहेंगे 209 के बराबर चला जाएगा। अब यहाँ से देखो कटिंग कर दीजिएगा, ध्यान से आप कटिंग कीजिएगा। देखो फ्रेंड्स 11 से कटिंग कर रहा हूं, तो ये 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर ये 11×99, ठीक है फ्रेंड्स, और ये 11×8 88 कट जाएगा। अब आगे फिर देखो 19 एकम 19, 19×5 95 कट जाएगा। फिर देखो ये 20 पंचे यहाँ से 100 आप काट सकते हो। 4 से काटेंगे, 4 दूना के 8 कटेगा, और ये 4 पंचे के 20 कटेगा। फिर यहाँ से देखो ये आपका 50 बार में कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर अक्स बचा, नीचे में ये 50 और 5 को गुना कीजिएगा तो 250 होगा। अच्छा बराबर में कुछ नहीं तो 1/1 यहाँ बोल सकती हूँ। क्रॉस में इसको आप गुना कीजिएगा तो अक्स बराबर होगा 250, यानी कि जब उस वस्तु पर छूट नहीं मिलता तो उस वस्तु का कीमत होता 250 रुपए। फ्रेंड्स जब वस्तु पर छूट नहीं मिलता तो उस वस्तु का कीमत क्या होता 250। यहां से विकल्प डी जो है सही जवाब होता। मैथ के प्रश्न कहता है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर ढंग से मैथ के प्रश्न हल कर पाएंगे फ्रेंड्स। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो ये रहा प्रश्न संख्या 3। ये प्रश्न आपका जो है साधारण ब्याज से है। 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 8700 रुपए का निवेश 4 साल में कितना होगा। आपको बताना है कि 4 साल में जो अमाउंट लौटाएगा कुल कितना रुपए वापस करेगा। आप यहां से ध्यान से देखेंगे, आपको रेट मालूम है, रेट 12% है, और टाइम भी मालूम है। टाइम आपको यहाँ पर दिया है 4 वर्ष के लिए, और आपने प्रिंसिपल कितना रखे थे, तो प्रिंसिपल आप 8700 रुपए रखे हो। सबसे पहले यहाँ से हम SI मालूम करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि SI बराबर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपका 8700 है गुना टाइम, टाइम 4 और रेट है 12 बटे क्या कीजिएगा 100 कीजिएगा। आप यहाँ से कटिंग कीजिएगा थोड़ा ध्यान से, तो ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 12 चौके 48, 48 गुना 87 कर लेंगे। क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, 48 गुना 87 या 87 गुना 48 कर लीजिएगा। तो आप ध्यान से यहाँ से गुना जब करते हो तो ये आएगा, देखो 8 7 56 केरी 6 हासिल रहेगा 5, 8 8 64, 64 5 69, यहाँ से एक अंक कटेगा 7 चौक 28 केरी 8 हासिल 2,
8 चौक 32 2 34। इन सबको यहाँ से जोड़िएगा। 6 9 8 17 के लिए 7, 6 4 10 1 11, 3 1 4। आप 4176 रुपए सिर्फ ब्याज आया। लेकिन आपको चाहिए अमाउंट, तो अमाउंट बराबर क्या होगा, आपका जो प्रिंसिपल है 8700 है और साथ में ब्याज को जोड़ दो। साथ में क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से ब्याज को भी इसमें के साथ ऐड कर देंगे तो ब्याज आएगा 4176। अब सभी को जोड़ देंगे। सभी को जोड़ने के बाद जो आएगा वह आपका आ जाएगा अमाउंट, जिसे आप मिश्रधन बोलते हो। तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखेंगे 7 आएगा, फिर आगे 7 1 8 आएगा और 8 4 12 आएगा। तो यहाँ से देखें 12,876 रुपए उसको 4 साल के बाद कुल रिटर्न करेगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, सही जवाब होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 3 का। उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप इन भी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। ये रहा प्रश्न संख्या 4। देखो ये आपका अनुपात से प्रश्न है। कहता है यदि a अनुपात b बराबर 4:3, b अनुपात c बराबर 5:3, तो a अनुपात b अनुपात c का पता लगाइए। देखो फ्रेंड्स जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं आप सबसे पहले लिख लेंगे क्या क्या लिखा है, a अनुपात b अनुपात c लिखा गया है। तो a अनुपात b का मान दिया है 4:3, तो a के सामने 4, b के सामने 3। फिर b अनुपात c का मान दिया है 5:2, तो 5:2 लिख दिए। अब इस जगह थोड़ा सा देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है। ये जो है अनुपात के सामने खाली है और ये अनुपात के सामने खाली है। फ्रेंड्स इसके सामने देखो 3 है, तो आप इस जगह 3 भर देंगे, इसी तरह भरा जाता है। और इसके सामने इधर 5 है, तो इस जगह आप 5 भर देंगे। अब बाकी बात सबको क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप 5 चौक 20 आएगा, फिर 5 तिया 15 आएगा, फिर 3 दूना 6 आएगा। तो ABC का अनुपात पूछा है, तो 20 15 6 आपका सही जवाब होगा। कौन सा विकल्प में है, विकल्प बी में है, तो यहाँ से विकल्प बी बन जाएगा। विकल्प बी क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर बन जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। आप क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए और पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, तब जाकर आपको प्रश्न अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या 5। फ्रेंड्स क्या कहता है प्रश्न संख्या 5, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल जो है 160 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 4 क्रमागत संख्याएं लगातार संख्या हैं जिनका योगफल 160 है, लेकिन आपको सबसे छोटी संख्या बताना है। जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, तो कितने क्रमागत संख्या का बात किया, 4। तो आप इस तरह से 4 लाइन खींच दो और जो संख्या दिया गया है, जिनका योगफल दिया गया है, उनको लिख दो फ्रेंड्स। उसके बाद कितने संख्या का बात किया, 4 संख्या का बात किया। आप 4 से भाग लगाओ। जब 4 से भाग लगाएंगे तो ये आपका 40 बार में कट जाएगा। ये 40 जो आता है फ्रेंड्स, ये मिड वाली पॉइंट आता है, ये बीच वाली संख्या होता है 40। तो आप इन 40 को बीच में रखो। अब फ्रेंड्स ध्यान से आप देखिएगा कि 40 में बीच में कहां पर रखेंगे। आप देखो 2 को इधर से भी छोड़ दो, 2 को इधर से भी छोड़ दो, तो इसके बीच में फ्रेंड्स आप 40 रख दो। यहाँ पर बोला है विषम संख्या का, और 40 आपका क्या है, सम संख्या है। आप ध्यान से समझिएगा, ये आपका 40 सम संख्या है। तो फ्रेंड्स 40 के इधर जो आएगा, अब विषम संख्या कौन होगा, 41 होगा। अब 40 के इधर जो आएगा विषम संख्या कौन होगा, 43 होगा। अच्छा 40 के इधर जो आएगा फ्रेंड्स, 40 के जो पहले होगा वह विषम संख्या कौन रहा होगा, 39 रहा होगा। उसके बाद यहाँ कौन रहा होगा, 37 रहा होगा। आप यदि 37, 39, 41, 43 को जोड़ते हो तो इसका योग 160 आएगा। तो यहाँ पर पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 37 है। तो इसका सही जवाब होगा 37। ये 4 लगातार संख्या हैं
जो 37, 39, 41, 43 हैं जिनका योगफल 160 होगा। यहां से विकल्प सी जो है सही होगा। यहां से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प सी करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 5 का। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 6। कुछ इसी टाइप के प्रश्न है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ फ्रेंड्स, आंसर आपका आ जाएगा। कहता है पहली 100 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। आपको क्या करना है, शुरू से 100 तक संख्या को लिखना है और उनका औसत बताना है फ्रेंड्स। तो देखो, अब सभी जानते हैं कि एवरेज इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, n प्लस 1/2। तो यहाँ पर n का काम कौन करेगा, यहाँ पर n का काम करेगा 100, लास्ट ऑफ टर्म करता है। तो यहाँ पर n के जगह 100 को रखो, प्लस में 1/2, 100 में से 1 को जोड़ो, 101/2 भाग देंगे तो आएगा 50.5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे पहली 100 प्राकृतिक संख्या का औसत जो आएगा वो 50.5 आ जाएगा। यहां से विकल्प बी जो है सही जवाब होगा। विकल्प बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 7। आप सभी अब वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी को प्रश्न समझ में आ चुका है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। ये रहा प्रश्न संख्या 7, टाइम एंड वर्क का है। कहता है ए किसी कार्य को 12 दिन में करता था। चलो फ्रेंड्स, ए जो है ए किसी कार्य पर लग जाता था तो वह 12 दिन में काम को समाप्त कर देता था। लेकिन कहता है फ्रेंड्स बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है। तो यहाँ पर तुलना वाली बात आया है फ्रेंड्स, बी ए की तुलना में, यहाँ पर मान लेते हैं फ्रेंड्स ए हैं और बी हैं अनुपात में, बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल हैं। बी जो है ए की तुलना में 20% कम काम करता है। यदि फ्रेंड्स ए 100 यूनिट का काम करता है तो ये 20% कम करता है, अर्थात ये 80 काम करता है। 1 0 से 1 0, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स, यदि ए एक दिन में 5 ईंट ढोता है तो बी एक दिन में 4 ईंट ढोता है। तो सबसे पहले देखेंगे आखिर में ए ने कितना काम किया, टोटल काम कितना है। फ्रेंड्स ए ने एक दिन में 5 ईंट ढो रहा है, लेकिन वह लगातार 12 दिन तक काम कर रहा है, तो उसने कितना काम किया होगा, तो उसने टोटल 60 ईंट ढोया होगा। कितना ईंट फ्रेंड्स लेके गया होगा, 60 ईंट लेके गया होगा। अब कहता है कि इन्हीं 60 ईंट को बताओ बी कितने दिन में ले जाएगा। फ्रेंड्स टोटल आपके पास 60 ईंट हैं और बी एक दिन में 4 ईंट ले जाता है, तो आप 60 में 4 से भाग लगा दो, पता चल जाएगा कि बी ने इस ईंट को कितने दिन में लेके जाएगा। तो बी ने टोटल 15 दिन में ईंट को लेके जाएगा। तो यहां से सही जवाब विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 8। ये रहा प्रश्न संख्या 8। अब ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 कहता है एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकता है। फ्रेंड्स एक टंकी में आपने 5 पाइप लगा दिए और ये 80 मिनट तक लगातार जब चलता है तो टंकी जो है फुल हो जाता है। लेकिन समान धारिता वाले टंकी में 8 पाइपों से, अब की बार अब 8 पाइपों से जोड़ा गया, तो बोलो टंकी को भरने में कितना टाइम लेगा, तो पता नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल केस हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये आप कट कर दीजिएगा 10 बार में, तो इधर आएगा 50 और बराबर में बचेगा टी, तो ये टोटल टाइम 50 मिनट का लेगा, क्योंकि 50 मिनट में फ्रेंड्स टंकी फुल हो जाएगा। यहां से इसका विकल्प ए जो है सही जवाब होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 9। ये रहा प्रश्न संख्या 9।
कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन 12 से जो है पूर्णतः विभाज्य है वह देखना है। सबसे पहले फ्रेंड्स 12 का विभाज्यता का नियम होता है जो संख्या 3 एवं 4 से विभाज्य होगा वह संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। और 4 का रूल्स होता है अंतिम 2 अंक। 4 का रूल्स क्या होता है? अंतिम 2 अंक यदि विभाज्य होगा तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। क्या फ्रेंड्स अंतिम 2 अंक 4 से 76 विभाज्य है? विभाज्य है। 26 विभाज्य है क्या? नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। 86 भी विभाज्य नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। या तो आंसर ए होगा या तो डी होगा। अब 3 का विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योग। क्या कहता है फ्रेंड्स? अंकों का योग। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन अंकों का योग बता रहा है। ऑप्शन ए को चेक करेंगे 7 4 11 11 2 13 13 7 20 20 26। क्या फ्रेंड्स आप बताओ 3 से 26 कटेगा? कभी नहीं कटेगा। तो यहां से ऑप्शन ए भी हो गया गलत। अब इनको आप चेक करो जोड़कर 8 7 15 15 2 17 17 7 24 और 24 36। क्या फ्रेंड्स 30 जो है 3 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो यहाँ से सही जवाब विकल्प डी आएगा। यहाँ से सही जवाब क्या आएगा फ्रेंड्स? विकल्प डी जो है करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। ये रहा प्रश्न संख्या 10। आप ध्यान से कहता है 480 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांटे जा सकते हैं। देखो 480 मोबाइल टोटल हैं, लेकिन सभी छात्र के बीच में बराबर बराबर बांटना है। तो इसको हम कितने तरीके से बांटे जा सकते हैं आपको वह तरीका बताना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आप इनका फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स? फैक्टर करेंगे। जैसे 480 का फैक्टर करेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 चौक 8। आगे फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, आगे 2 से 60, आगे 2 से 30, आगे 2 से 15, फिर 3 से 5। अब ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 पर पावर 2 कई बार आया? 1 2 3 4 5। तो 2 पर पावर 5 लिखेंगे। 3 कई बार है? 1 बार। 5 कई बार है? 1 बार। अब फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आते हैं आप इसको फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। इसको 5 + 1 लिखेंगे, ये 6 होगा। 5 प्लस लिखेंगे 1 पर 5 + 1 क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से 6 होगा। फिर आप इसको भी यहाँ से प्लस कीजिएगा, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 होगा। आगे देखिएगा फिर से फ्रेंड्स यहाँ भी 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 होगा। अब इनको सबको गुना करो, 6 दूना 12, 12 दूना 24। यहाँ से आप जो है 24 तरीके से इस मोबाइल को बांट सकते हैं। इसका सही जवाब विकल्प डी होगा। विकल्प डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम सभी कोशिश करेंगे, आप बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को इसी जगह समाप्त करता हूँ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।